हेलो स्टूडेंट्स, पिछले 2 पार्ट्स में हमने ऑलरेडी 50 क्वेश्चंस कंप्लीटली कवर कर लिए हैं, राइट? तो आज के इस पार्ट 3 रिवीजन सेशन में हम नेक्स्ट टॉप 20 न्यूमेरिकल्स और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस का एक स्प्रिंट लगाएंगे। सारे क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सुपर इंपॉर्टेंट हैं। तो शुरू करते हैं पहले सवाल से। द RMS वैल्यू ऑफ अ साइन वेव विद पीक वैल्यू 100 वोल्ट्स इज। ऑप्शंस हैं A 50 वोल्ट्स, B 70.7 वोल्ट्स, C 100 volts या फिर D 63.7 volts and the correct answer is option B। यहाँ ट्रिक और फॉर्मूला बहुत सिंपल है। रूट मीन स्क्वायर यानी RMS वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमेशा पीक वैल्यू को 0.707 से मल्टीप्लाई करना होता है। सो बेसिक मैथ है 100 मल्टीप्लाइड बाय 0.707 गिव्स एग्जैक्टली 70.7 volts। ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। RMS के बाद अब दूसरा सवाल एवरेज वैल्यू पर है। द एवरेज वैल्यू ऑफ अ साइन वेव विद पीक वैल्यू 50 एम्पियर्स इज। ऑप्शन सुनिए। A 25 एम्पियर्स, B 50 एम्पियर्स, C 31.8 एम्पियर्स और D 35.4 एम्पियर्स। इसका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन C। पीछे हमने RMS देखा था, पर यहाँ एवरेज वैल्यू पूछी गई है। इसका क्विक फॉर्मूला हमेशा याद रखना है। एवरेज वैल्यू निकालने के लिए हम पीक करंट को 0.637 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब 50 को 0.637 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा एग्जैक्टली 31.85, यानी दिए गए ऑप्शंस के हिसाब से 31.8 एम्पियर्स। दोनों वैल्यूज में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 3, इफ फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज द टाइम पीरियड इज। ऑप्शंस हैं A 0.5 सेकेंड्स, B 2 सेकेंड्स, C 0.01 सेकेंड्स या फिर D 0.02 सेकेंड्स। एक बहुत ही फंडामेंटल सवाल है ये, और इसका करेक्ट आंसर है D। हम सभी जानते हैं कि टाइम पीरियड, जिसे कैपिटल T से डिनोट करते हैं, वो फ्रीक्वेंसी f का स्ट्रिक्टली इनवर्स होता है। इसलिए फॉर्मूला बनता है T = 1 डिवाइडेड बाय f। तो अगर 1 डिवाइडेड बाय 50 करेंगे तो मैथमेटिकल आंसर निकल कर आएगा 0.02 सेकेंड्स। इसका बेसिक मतलब ये है कि 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाली वेव अपना एक सिंगल साइकिल 0.02 सेकेंड्स में पूरा करती है। अब इस स्टार कनेक्शन कॉन्सेप्ट को रिकॉल करते हैं। क्वेश्चन 4 कहता है, इन अ स्टार कनेक्शन इफ फेज वोल्टेज इज 230 वोल्ट्स लाइन वोल्टेज इज। ऑप्शंस हैं A 400 वोल्ट्स, B 230 वोल्ट्स, C 115 वोल्ट्स या D 398 वोल्ट्स। करेक्ट ऑप्शन डेफिनेटली D है। एक क्विक एग्जाम ट्रिक हमेशा दिमाग में फिट रखनी चाहिए कि स्टार कनेक्शन के केस में लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज का √3 टाइम्स होती है। √3 की न्यूमेरिकल वैल्यू लगभग 1.732 होती है। तो 1.732 को 230 वोल्ट से मल्टीप्लाई करने पर कैलकुलेशन लगभग 398 वोल्ट्स निकल कर आती है, जिसे हम ब्रॉडली 400 वोल्ट सिस्टम भी कहते हैं। स्टार कनेक्शन के बाद अब डेल्टा कनेक्शन का रूल भी टेस्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन 5, in a delta connection, if phase current is 10 amperes, line current is। 4 ऑप्शंस हैं A 20 amperes, B 5 amperes, C 17.3 amperes या D 10 amperes। And the correct answer is option C। देखिए, डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज तो सेम रहती है, लेकिन रूल करंट के लिए अलग है। डेल्टा में लाइन करंट √3 टाइम्स द फेज करंट होता है। तो बेसिकली 1.732 को 10 से मल्टीप्लाई करना है, विच गिव्स एग्जैक्टली 17.3 एम्पियर्स। ये स्टार और डेल्टा के डिफरेंस वाले क्वेश्चंस एग्जाम के फेवरेट्स होते हैं। अगला सवाल ट्रांसफॉर्मर्स के बेसिक्स से है। क्वेश्चन 6, EMF इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज। ऑप्शंस हैं A E = IR, B E = 4.44 FN⁵, C E = V multiplied by I या D E = N divided by 5। इसका राइट आंसर नेचुरली B है। ये इलेक्ट्रिक ट्रांसफॉर्मर की सबसे कोर और स्टैंडर्ड मैथमेटिकल इक्वेशन है। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ EMF हमेशा 4.44 मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ टर्न्स और मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स का प्रोडक्ट होती है। टर्न्स और वोल्टेज का रिलेशन समझने के लिए ये सवाल सुनिए। क्वेश्चन 7, a transformer has 1000 turns on primary and 500 turns on secondary. Voltage ratio is। Options हैं A 1:2, B 1:1, C 2:1 या D 4:1। और इसका करेक्ट ऑप्शन है C। लॉजिक यहाँ बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है।
प्राइमरी कॉइल में टर्न्स 1000 हैं और सेकेंडरी कॉइल में एग्जैक्टली 500 हैं, मतलब प्राइमरी टर्न्स सीधे सेकेंडरी के डबल हैं। ट्रांसफॉर्मर प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग टर्न्स रेशियो और वोल्टेज रेशियो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो रेशियो डायरेक्टली 1000 डिवाइडेड बाय 500 निकालकर 2:1 बन जाता है। ये एक क्लासिक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर का केस है। मोटर्स की एप्लीकेशंस पर भी हमेशा क्वेश्चंस जरूर आते हैं। क्वेश्चन 8, अ डीसी शंट मोटर इज बेस्ट सूटेड फॉर। ऑप्शंस हैं ए हाई स्टार्टिंग टॉर्क, बी कांस्टेंट स्पीड एप्लीकेशंस, सी लो वोल्टेज सप्लाई या डी वेरिएबल स्पीड एप्लीकेशंस। यहाँ राइट चॉइस डेफिनेटली बी है। याद रखने वाली बात यह है कि डीसी शंट मोटर्स स्पेसिफिकली इंडस्ट्री में अपनी कांस्टेंट स्पीड मेंटेन करने के लिए ही फेमस हैं। जहां लोड चेंज होने पर भी स्पीड कांस्टेंट चाहिए होती है, वहां हमेशा शंट मोटर ही प्रेफर की जाती है। इसी से जुड़ा एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखते हैं। क्वेश्चन 9, अ डीसी सीरीज मोटर इज कॉमनली यूज्ड इन। ऑप्शंस हैं ए फैंस, बी इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, सी पंप्स या फिर डी लेट्स। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। अभी हमने डिस्कस किया कि शंट मोटर कांस्टेंट स्पीड के लिए होती है, लेकिन सीरीज मोटर का यूएसपी है उसका एक्सट्रीमली हाई स्टार्टिंग टॉर्क। जब हैवी लोड्स को जीरो स्पीड से स्टार्ट करना होता है, जैसे ट्रेन्स और इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में, तो स्ट्रिक्टली सीरीज मोटर का ही हैवीली यूज होता है। क्वेश्चन 10, कॉपर लॉसेस इन ट्रांसफॉर्मर डिपेंड ऑन। 4 ऑप्शंस हैं, ए फ्रीक्वेंसी, बी फ्लक्स, सी लोड करंट या डी वोल्टेज। एंड ऑप्शन सी इज परफेक्टली करेक्ट। कॉपर लॉसेस को इलेक्ट्रिकल टर्म्स में I²R लॉसेस भी कहते हैं, जहां I डायरेक्टली करंट को डिनोट करता है। इसलिए नेचुरली कॉपर लॉसेस स्ट्रिक्टली ट्रांसफॉर्मर के लोड करंट पर डिपेंड करते हैं। लोड करंट जितना बढ़ेगा, कॉपर लॉस स्क्वायर प्रोपोर्शन में उतना ही ज्यादा होगा। आयरन लॉसेस इन अ ट्रांसफॉर्मर डिपेंड ऑन। ऑप्शंस हैं ए रेजिस्टेंस, बी वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी, सी पावर फैक्टर या डी लोड करंट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। पिछले स्लाइड पर देखा था कि कॉपर लॉसेस लोड करंट पर डिपेंड करते हैं, पर आयरन लॉसेस, जिन्हें कोर लॉसेस भी कहते हैं, वो कांस्टेंट लॉसेस होते हैं, जिसमें हिस्टेरेसिस और एडी करंट लॉस आते हैं, और ये दोनों कंपोनेंट्स स्ट्रिक्टली सप्लाई वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी से ही ड्राइव होते हैं। क्वेश्चन 12, एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज मैक्सिमम व्हेन। ऑप्शंस है ए आयरन लॉसेस आर ग्रेटर देन कॉपर लॉसेस, बी लॉसेस आर 0, सी कॉपर लॉसेस इक्वल आयरन लॉसेस या डी कॉपर लॉसेस आर ग्रेटर देन आयरन लॉसेस। करेक्ट जवाब है ऑप्शन सी। इस रूल को ट्रांसफॉर्मर का एक गोल्डन प्रिंसिपल समझ लीजिए। मैक्सिमम एफिशिएंसी स्ट्रिक्टली सिर्फ तभी मिलती है जब ट्रांसफॉर्मर के वेरिएबल कॉपर लॉसेस उसके फिक्स्ड आयरन लॉसेस के एग्जैक्टली इक्वल हो जाते हैं। अब कुछ बेसिक जनरल कंपोनेंट्स की बात करते हैं। क्वेश्चन 13, अ फ्यूज वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, ए इंडक्शन, बी हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, सी केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट या फिर डी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। यहाँ ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। फ्यूज का फंडामेंटल ऑपरेशन जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पर बेस्ड है। जब भी सर्किट में सेफ लिमिट से ज्यादा एक्सेस करंट पास होता है, तो फ्यूज का वायर I²R हीटिंग की वजह से ऑटोमेटिकली मेल्ट हो जाता है। बेसिकली ये पूरी तरह हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है। क्वेश्चन 14, अर्थिंग रेजिस्टेंस डिक्रीजेज विथ। ऑप्शंस हैं ए इंक्रीज इन टेम्परेचर, बी ड्राई सॉइल, सी इंक्रीज इन सॉइल रेजिस्टिविटी या डी इंक्रीज इन सॉइल मॉइस्चर। आंसर डी यहाँ पर कंप्लीटली करेक्ट है। किसी भी इलेक्ट्रिकल फॉल्ट के टाइम हमेशा फॉल्ट करंट को लो रेजिस्टेंस पाथ चाहिए होता है। ग्राउंड की मिट्टी में मॉइस्चर यानी नमी बढ़ाने से अर्थ इलेक्ट्रोड का सराउंडिंग रेजिस्टेंस ड्रास्टिकली डिक्रीज हो जाता है, जिससे अर्थिंग बहुत इफेक्टिव हो जाती है। इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन से एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन 15, ज़ीनर डायोड इज यूज्ड फॉर। ऑप्शंस हैं ए रेक्टिफिकेशन, बी एम्प्लीफिकेशन, सी वोल्टेज रेगुलेशन और डी स्विचिंग। यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन सी। ज़ीनर डायोड एक स्पेशली डोप्ड कंपोनेंट है जो इंटेंशनली रिवर्स बायस में ब्रेकडाउन रीजन के अंदर सेफली काम करने के लिए बनाया जाता है। उस रीजन में करंट चेंज होने के बावजूद वोल्टेज कंप्लीटली कांस्टेंट रहती है, इसलिए ये एक परफेक्ट वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करता है। इसके ठीक बाद एलईडी पर फोकस करते हैं। क्वेश्चन 16, एलईडी वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ। क्या ये ए रेजिस्टेंस हीटिंग है, बी इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस है, सी इंडक्शन है या फिर डी फोटोवोल्टिक इफेक्ट है। ऑप्शन बी यहाँ सही जवाब है। जब एलईडी फॉरवर्ड बायस होती है और करंट पास होता है, तो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स रिकम्बाइन होते हैं।
इस कॉम्बिनेशन की एक्स्ट्रा एनर्जी डायरेक्टली लाइट फोटॉन्स के फॉर्म में एमिट होती है। इस अमेजिंग माइक्रोस्कोपिक प्रोसेस को इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। क्वेश्चन 17 में रेशियोज थोड़े ट्रिकी लग सकते हैं। इन सी ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन करंट गेन जिसे बीटा कहते हैं वो क्या है? ऑप्शंस हैं ए IB डिवाइडेड बाय IC, बी IC डिवाइडेड बाय INI, सी IE डिवाइडेड बाय IC या डी IC डिवाइडेड बाय IB। द करेक्ट रिलेशन इज ऑप्शन डी। गेन का सिंपल फंडा है आउटपुट करंट को इनपुट करंट से डिवाइड करना। कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में आउटपुट हमेशा कलेक्टर से लिया जाता है और इनपुट बेस पर होता है, तो नेचुरली कलेक्टर करंट IC को बेस करंट IB से डिवाइड करने पर बीटा मिल जाता है। अब आते हैं फिजिक्स के एक बहुत फेमस रूल पर। क्वेश्चन 18, थर्मोकपल जनरेट्स वोल्टेज ड्यू टू। ऑप्शंस हैं ए हॉल इफेक्ट, बी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, सी सीबेक इफेक्ट या डी जूल इफेक्ट। यहाँ ठीक आंसर है ऑप्शन सी। जब दो अलग कंडक्टिव मेटल्स को जॉइन करके उनके बीच एक टेम्परेचर डिफरेंस बनाया जाता है तो उस सर्किट में नेचुरली एक वोल्टेज जनरेट होती है। इस साइंटिफिक फिनोमेनॉन को सीबेक इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन 19, LVDT इज यूज्ड टू मेजर। ऑप्शंस ध्यान से सुनिए। ए टेम्परेचर, बी प्रेशर, सी वोल्टेज या डी डिस्प्लेसमेंट। यहाँ बिल्कुल सही ऑप्शन है डी। सबसे पहले LVDT का एग्जैक्ट फुल फॉर्म पता होना जरूरी है। वो है लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर। इसकी मूवेबल कोर जब शिफ्ट होती है तो वोल्टेज चेंज होती है, इसीलिए इसका प्राइमरी यूज एक्यूरेटली फिजिकल डिस्प्लेसमेंट मेजर करने के लिए ही होता है। और आखिर में लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 20, CRO कैन मेजर। इज इट ए रेजिस्टेंस, बी टेम्परेचर, सी फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड वेवफॉर्म या फिर डी कैपेसिटेंस? द करेक्ट आंसर इज डेफिनेटली सी। CRO यानी कैथोड रे ऑसिलोस्कोप एक ऐसी स्क्रीन है जहां एक्चुअल डायनामिक इलेक्ट्रिकल वेवफॉर्म्स देखी जा सकती हैं। मल्टीमीटर सिर्फ नंबर्स देता है, पर CRO इस विजुअल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की मदद से वेव की फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड और वेवफॉर्म डायरेक्टली शो करता है। तो स्टूडेंट्स, इन हाईली इंपॉर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चंस के साथ आज का एग्जाम रिवीजन सक्सेसफुली पूरा हो गया है। अगर सारे कॉन्सेप्ट्स और बेसिक फॉर्मूलाज परफेक्टली समझ आ गए हैं तो एग्जाम में डेफिनेटली बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर किया जा सकता है। इफ यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट्स यू कैन डेफिनेटली स्कोर गुड। तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और ऐसे ही फोकस लेक्चर्स के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। सभी को आने वाले एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।